आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। आपको बताएंगे कंपनी के बारे में, आपको बताएंगे इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे आज इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। अगर मैं इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड के बारे में आपको बताऊं तो इस कंपनी को 1984 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था और आज के दिन में एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी के दो मेजर बिजनेस वर्टिकल्स हैं, सबसे पहला टेक्निकल और सेकंड है फॉर्मुलेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि हर्बिसाइड, फंगिसाइड फॉर्मुलेशंस और इसके अलावा एपीआईज का भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती आई है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के पास एक लीडिंग एडवांटेज है कि कंपनी कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाती है जो सिर्फ यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। फॉलपेट, थायोकार्बोमेट एंड हर्बिसाइड, तो यहाँ पे ऐसे कुछ टेक्निकल्स है जिसको कंपनी बनाती है। इसके अलावा 30+ फॉर्मुलेशंस है जो कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और हर्बिसाइड्स में यूज होते हैं, जिसको ये कंपनी बनाती आई है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो मेजरली कंपनी टेक्निकल्स को 25 अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है, जहां पे मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है अमेरिका, यूरोप, जहां पे इनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं पे अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो फॉर्मुलेशंस का सेल कंपनी इंडिया के अंदर करती है थ्रू एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ इट्स डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको फॉर्मुलेशंस और टेक्निकल्स के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है और कहां पे कैसे इसको सेल किया जाता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि कंपनी एपीआईज का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनको फार्मास्यूटिक्स में यूज किया जाता है। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे जो एपीआईज बनाती है उनका मेजर यूज डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर किया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के बारे में। अब जल्दी से बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में और कि कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में 2014 से लेके 2024 के फोरकास्ट तक बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट के बारे में बताऊं तो 2019 के अंदर इसको 62.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का वैल्यूएशन किया गया था और यहाँ पे फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2024 तक इसका टोटल वैल्यू 86 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पे 6.6% का कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम 2014 से लेकर 2019 तक देखें तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2014 से लेकर 19 तक देखें तो यहाँ पे 5.15% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया था। अब आपको यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ एक्चुअल में होगी क्यों, वो क्या फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में पूरे एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर ग्रोथ लेके आएंगे। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पे जो फार्म लैंड है वो पहले से ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो डिमांड है प्रोड्यूस की वो बढ़ती जा रही है, तो जिसका प्रेशर एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर आएगा और वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स के आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ सकती है। दोस्तों सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो वो पिछले कुछ टाइम के अंदर लगातार बढ़ रही है और आने वाले टाइम में वो और बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। थर्डली अगर मैं बात करता हूं तो जो फार्मर्स की परचेजिंग पावर थी उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया है, जिसकी वजह से फार्मर्स इन्वेस्ट करते हैं एग्रोकेमिकल्स के अंदर ताकि वो वहां से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सके। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को डिक्टेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अगर मैं बात करता हूं मार्च 2019 की तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 346 करोड़ के आसपास हुआ करता था और कंपनी का प्रॉफिट 43.9 करोड़ के आसपास का था। 2020 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा जंप देखा गया जो 489 करोड़ के आसपास पहुंच गया और कंपनी का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से ज्यादा बढ़ के 70.8 करोड़ पे पहुंच जाता है। अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2021 की तो कंपनी का रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ के 655 करोड़ पे पहुंचता है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट 134 करोड़ पे पहुंच जाता है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर लगातार ग्रोथ देखी जा सकती है। दोस्तों कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% से ऊपर है और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के ऊपर है, जो कि काफी अच्छे नंबर माने जा सकते हैं। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, जो कि 30% के आसपास का। चलिए दोस्तों फाइनेंशियल नंबर्स के बाद अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करेंगे।
अगर हम आज के टाइम में बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एग्रोकेमिकल का चाइना है, जिसके पास मार्केट शेयर 30% से ज्यादा का है और इंडिया तीसरे नंबर पे आता है पूरे एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो जो चाइना +1 की एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, यानी कि जो अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम में फोकस इंडिया की तरफ हो सकता है, क्योंकि रिसेंट के टाइम में देखा गया कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एग्रोकेमिकल्स की, वहां पे चीप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी कि उनके प्राइसेस भी कम होते हैं। तो आने वाले टाइम में चाइना +1 स्ट्रेटेजी और इंडिया में जो सस्टेनेबल और लो कॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है पूरी इंडस्ट्री के लिए। सेकेंडली दोस्तों, जो पर कैपिटा क्रॉप प्रोटेक्शन का कंजम्पशन इंडिया के अंदर किया जाता है, वो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर उसका कंजम्पशन 10 टाइम्स ज्यादा किया जाता है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी फार्मर्स की, तो इन एग्रोकेमिकल्स की जो प्रोडक्शन की जाती है उन कंपनीज को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रो आता है इंडस्ट्री से निकल के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 6.6% के आसपास का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। अगर आने वाले टाइम में एक्चुअली में वैसा ग्रोथ होता है और कंपनी अपने मार्केट शेयर को इंटैक्ट रखती है, इंप्रूव करती है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में नंबर काफी इंप्रूव हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्स के, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला है जो इंडस्ट्री से ही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कई बार देखा गया कि उसका एनवायरमेंट के ऊपर बुरा असर होता है। तो आने वाले टाइम में अगर इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आते हैं, तो इंडस्ट्री के ऊपर एक असर पड़ सकता है। अगर इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ता है, इनको अपने नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम्स में मार्जिन हिट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये काफी क्लोजली देखना पड़ेगा कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस है वो कैसे नए आते हैं, और अगर वहां पे कोई भी चेंज होता है तो वो कंपनीज को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सेकेंडली दोस्तों, कंपनी के पास कंसंट्रेशन रिस्क है, यानी कि इनका कुछ कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर मैं इनके टॉप 1 कस्टमर की बात करता हूं, तो जिसके ऊपर कंपनी का 20% रेवेन्यू का डिपेंडेंसी है। अगर हम टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो उनके ऊपर इनका 57% के आसपास का रेवेन्यू का डिपेंडेंसी है। तो आने वाले टाइम में कंपनी इस रिस्क को कैसे कम करती है, कैसे अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करती है, वो आप सबके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों नेक्स्ट, जो कंपनी रॉ मटेरियल्स को सोर्स करती है, वहां पे 69% के रॉ मटेरियल्स वो इंडिया से लोकली सोर्स करती है, लेकिन 29% ऐसे रॉ मटेरियल्स है जिसके लिए कंपनी का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर जियोपॉलिटिकल कोई भी रिस्क एमर्ज होता है, जिसकी वजह से कंपनी का रॉ मटेरियल के ऊपर रिस्क बढ़ सकता है और कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको काफी क्लोजली देखना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा जो पूरी इंडस्ट्री है एग्रोकेमिकल की, यहाँ पे काफी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, रैलीज इंडिया। तो आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये कंपनी उनके सबके साथ कैसे कंपटीशन करती है और आने वाले टाइम में अपने मार्केट शेयर को कैसे इंप्रूव करती है।